नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कीर्तिमान बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहले दिन कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया है। कोरोना काल के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसे मार्च 2022 तक ही जारी रहना था। मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ और प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य के खजाने पर 3,270 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा। तो सीधा रुख करेंगे लखनऊ की ओर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बाबा गोरखनाथ की धरती का बाबा विश्वनाथ की धरती से वायु मार्ग से पहली बार जुड़ा हो रहा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं स्पाइस जेट के सीएमडी श्री अजय सिंह जी को भी इस महत्वपूर्ण सेवा को प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ के पावन धाम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार का भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया है, कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी आने के लिए अपने आप को न तैयार कर रहा हो। लेकिन आज के समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है, बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। हम लोगों ने इसे बहुत नजदीक से महसूस किया है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। आज देश के अंदर वायु क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देश के एयर कनेक्टिविटी में काफी परिवर्तन विगत 5 वर्षों के दौरान हुआ है और सही मायने तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। आज जब हम लोग चित्रकूट में सोनभद्र
जो देश का सर्वाधिक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर एयरपोर्ट का बनना, श्रावस्ती, महात्मा बुद्ध ने जहां पर सर्वाधिक अपने आध्यात्मिक साधना के चातुर्मास व्यतीत किए थे, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्रियाशील होना और उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी हो, लखनऊ हो या हमारे वर्तमान में निर्माणाधीन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा या फिर अयोध्या में निर्माणाधीन जो हमारा एयरपोर्ट है, ये सभी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कहानी कहते हैं। वायु सेवा न केवल व्यक्ति के आवागमन को आसान करती है, बल्कि वहां के समग्र विकास को भी एक नई गति देती है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष के अंदर विकास की जो एक नई दौड़ प्रारंभ हुई है, इसमें यहां पर विकसित हुए एयरपोर्ट्स और भारत सरकार के सहयोग के कारण ही ये सब संभव हो पाया है। रोजगार की अनेक संभावनाएं विकसित हुई हैं, पर्यटन के अवसर विकसित हुए हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 6 गंतव्यों तक की ये वायु यात्रा, वायु सेवा का प्रारंभ होना इस विकास की कहानी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में सहायक होगा। बाबा विश्वनाथ का धाम आज बाबा गोरखनाथ के धाम से वायु मार्ग से जुड़ रहा है और साथ ही साथ ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गोरखपुर से कानपुर, वाराणसी से मुंबई, कानपुर से पटना, कुशीनगर से कोलकाता समेत 6 अन्य फ्लाइट उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से प्रदेश और देश के विभिन्न गंतव्यों को जोड़ने के लिए आज प्रारंभ हो रही हैं। मैं इसके लिए माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, नागर विमानन मंत्रालय को, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। स्पाइस जेट परिवार को, जिन्होंने शुरू से ही इस सेक्टर में अच्छी रुचि दिखाई है, आज वह हम सब के सामने भी है और मैं बार बार इस बात को मानता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे याद है जब गोरखपुर की पहली वायु सेवा हमें प्रारंभ करनी थी, उस समय सभी सर्वे कहते थे कि गोरखपुर में पैसेंजर नहीं है, लेकिन मैं इस बात के लिए कहता था कि भी गोरखपुर में पर्याप्त मात्रा में पैसेंजर हैं, मिलेंगे। मैंने तो एक बार, मैं उस समय गोरखपुर से सांसद था और उस वक्त मैंने नागर विमानन मंत्रालय के साथ इस बारे में कहा था। मैंने कहा उस समय उड़ान योजना नहीं थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई आप अपना एक ATR गोरखपुर दिल्ली के बीच में चलाइए, अगर यात्री कम पड़ेंगे तो बाकी जितनी सीटें खाली होंगी उनकी भरपाई मैं स्वयं करूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि उस समय गोरखपुर दिल्ली के बीच एक निजी एयरलाइंस को वायु सेवा प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी, बहुत सफल थी और आज गोरखपुर देश के अंदर जो ये सेवा आज प्रारंभ होने जा रही है, मुझे लगता है ये 12वीं वायु सेवा है जो गोरखपुर को वाराणसी से जोड़ रही है। ऐसे ही अन्य शहरों को भी जोड़ने के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, अभिनंदनीय है। गोरखपुर के नागरिकों को और गोरखपुर से यात्रा करने वाले उन सभी यात्रियों के लिए
यात्रा तो सुगम बनेगी ही, आसान यात्रा के साथ साथ गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में सहायक होगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को जितना बेहतरीन और आसान बनाने का कार्य कर रहा है, यह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा और उत्तर प्रदेश को मिल रही वायु सेवा की ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश को भी देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से ज्योतिरादित्य जी, आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं सीएमडी स्पाइस जेट से अजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्य शहर भी हमारे बहुत शीघ्र वायु सेवा के साथ जोड़ करके विकास की एक नई कहानी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित होंगे। आज गोरखपुर में जो यात्री इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं, उन सब की एक शुभ यात्रा के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहर आज उत्तर प्रदेश से और देश के विभिन्न शहरों से जुड़ रहे हैं। यह जो आसान जुड़ाव वायु मार्ग से हो रहा है, मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बड़ा तोहफा जो अब गोरखपुर से वाराणसी के लिए उड़ान शुरू होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यह बड़ा तोहफा दिया गया है, जहां पर उन्होंने वर्चुअली बैठक कर इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम ने हवाई सेवा की शुरुआत की। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब सिर्फ कम समय में सफर तय किया जा सकता है। सिर्फ 40 मिनट के अंदर गोरखपुर से वाराणसी जाया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने तमाम जानकारी के साथ बताया कि गोरखपुर से कानपुर जाया जा सकता है, वहीं वाराणसी से अब मुंबई बेहद कम समय में इसका सफर तय किया जा सकता है। तो बेहद बड़ी खुशखबरी पूर्वांचल वासियों के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश ऐसा एक राज्य है जो भारत सरकार के नागरिक विमानन नीतियों के दिशा निर्देशों पर अपना स्वतंत्र एक नीति लागू की है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे विकसित हो रहे हैं। आपके इस विजन को, दूरदर्शिता को, यशस्वी नेतृत्व को हमारी आभार व्यक्त करते हैं। मैं अभी हमारी जो नागर विमानन परिवार के मुख्य है, जो माननीय नागर विमानन के केंद्रीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके कुशल मार्गदर्शिता और कार्यनिष्ठता के कारण हमारे देश हवाई सेवा से ऐसे जुड़ रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी इसी सोच को और उनकी प्रेरणा को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो गण्यमान्य अतिथि गोरखपुर में उपस्थित है, अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमको प्रेरणा दिए। उन शासक महोदय को और उनके साथ जो उपस्थित है सबको मैं मेरी आंतरिक धन्यवाद अर्पण करना चाहूंगी। मेरी धन्यवाद स्पाइस जेट के जो अध्यक्ष है और उनके एयरलाइन के सभी टीम के लिए जो उड़ान कार्यक्रम को सफल बनाने में हमेशा अग्रणीय स्थान पर रहे। मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। जो उड़ान कार्यक्रम सफल बनाने में स्पाइस जेट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं आशा करती हूँ आने वाले दिनों में भी इसी टाइप का आपकी असिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी। इस कार्यक्रम में उपस्थित जो राज्य सरकार के अधिकारीगण हैं, IAS के अधिकारीगण हैं, AI के कर्मकर्ता लोग हैं और मीडिया के बंधुगण हैं और जो सभी प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसमें योगदान दिए हैं, उन सभी को मंत्रालय की तरफ से मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहूंगी, ज्ञापन करना चाहूंगी। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और हमेशा ही स्पाइस जेट उड़ान का बहुत बड़ा
हो गया। तो बड़ा तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, जहां पर उन्होंने वर्चुअली बैठक कर इसका उद्घाटन किया। साथ ही साथ अब गोरखपुर से वाराणसी का सफर सिर्फ 40 मिनट में तय किया जा सकता है और ऐसे में कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास की ओर सीएम योगी 2.0 आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी की लखनऊ के सपा कार्यालय विधायक दल की बैठक की गई। इस बैठक में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि सपा विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। इस बैठक में अखिलेश के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव नहीं मौजूद रहे। उन्होंने बैठक को लेकर बताया कि उनको बुलाया नहीं गया है, जिसके बाद एक बार फिर से शिवपाल यादव की नाराजगी सामने आई है। इस बैठक में वरिष्ठ सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने विधायक दल नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को मीटिंग में नहीं बुलाया है। बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि मैं 2 दिन तक इंतजार करता रहा, लेकिन विधायक दल की बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सफाई देते हुए कहा कि आज केवल सपा के विधायकों को बुलाया गया था, सहयोगी दलों के किसी विधायक को नहीं बुलाया गया था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्हें 28 तारीख को बुलाया जाएगा। सहयोगी दलों के जो विधायक सपा के सिंबल पर लड़े और जीते, उन्हें भी 28 को बुलाया जाएगा, चाहे वो शिवपाल यादव हो या पल्लवी पटेल या राजभर, सबको 28 को बुलाया जाएगा। बहुत कद्दावर नेता है सर। खोलो खोलो। और जनता को भी, मतदाताओं को भी आभार भी व्यक्त किया गया है। श्री आलम बदी साहब ने किया है और अवधेश प्रसाद जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन आलम बदी साहब के साथ साथ सभी निर्वाचित माननीय विधायक गणों ने किया है और विधानमंडल दल के नेता का प्रस्ताव वरिष्ठ माननीय विधायक श्री लाल जी वर्मा जी ने विधानमंडल दल के नेता का प्रस्ताव किया है और विधानमंडल दल के नेता के प्रस्तावक श्री लाल जी वर्मा के प्रस्ताव का समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधान परिषद के सदस्य श्री राजेंद्र चौधरी जी ने किया। तो खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा चुनाव हारने के बाद चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच फिर दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसके चलते सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की शनिवार की बैठक में न बुलाने से आहत शिवपाल सिंह यादव इटावा चले गए। हालांकि शिवपाल सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर विधायक बने हैं, फिर भी सपा उन्हें अपना मानने के बजाय सहयोगी दल का नेता मानती है। अब उन्हें सहयोगियों की बैठक में बुलाने की दुहाई दी जा रही है। दरअसल सपा से गठबंधन के बाद शिवपाल ने न सिर्फ अखिलेश को अपना नेता घोषित किया, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। सपा से गठबंधन के बाद उम्मीद थी कि प्रसपा नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन सिर्फ शिवपाल चुनाव लड़े, वह भी साइकिल के सिंबल पर। और मैं 2 दिन से यहाँ इसलिए से रुका था कि समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक में रहूँगा, लेकिन सभी जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक उनको सूचना है, मुझको कोई सूचना नहीं दी गई। और जबकि मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा, साइकिल से चुनाव लड़ा, मुझे आज नहीं बुलाया गया, तो इसलिए मैं बैठक में नहीं गया। अब मैं सीधे
अपने क्षेत्र जसवंत नगर में जा रहा हूँ। तुरंत बैठक में निमंत्रण नहीं था, इसलिए मैं। तो खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 29 मार्च को होगा। इस पद के लिए बीजेपी ने 8 बार के विधायक सतीश महाना का नाम आगे किया है। वहीं इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, 28 और 29 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद महाना को अध्यक्ष चुना जा सकता है। और ऐसे में एक बार फिर से सतीश महाना पर बीजेपी दांव लगाती हुई नजर आने वाली है। अब तक के किए गए कार्यों को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष बनाने का फैसला ले चुकी है, जहां यूपी के नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 29 मार्च को होगा। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश कुमार मौर्य अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी की ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर हो गई। जालौन में आलमपुर बाईपास के नजदीक हुए इस हादसे में डिप्टी सीएम के बेटे बाल बाल बचे हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो कालपी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इस एक्सीडेंट में केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश कुमार मौर्य को तो चोट नहीं आई है, हालांकि उनकी गाड़ी का नुकसान काफी हुआ है। और सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद है। मामला संदना थाना क्षेत्र के करसेंडा गांव का है, जहां एक ग्रामीण कर्ण सिंह के घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित की माने तो चोरों ने 25 लाख की चोरी की है। वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। साथ ही पीड़ित ने संदना पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित खुद होमगार्ड है और संदना थाने में तैनात है। पीड़ित की माने तो चोरों ने 25 लाख की चोरी की है। तो पुलिस कुछ नहीं करती, जुआ होता है रात में? हाँ, होमगार्ड में मैं ड्यूटी करता हूँ, थाना संदना, कमलेश कुमार सिंह, ब्लैक बंगला कंपनी। तो ये घटना आपके घर में हो गई, इसको आप क्या मानते हैं? पुलिस सक्रिय है या नहीं सक्रिय है? इतनी बड़ी घटना हो गई, 25 लाख की चोरी हुई है आपके घर में, आप क्या मानते हैं? आप घटना की जो है अब जांच आज हुई है, अब आगे कार्रवाई देखो क्या पुलिस कर रही है। चोरी हुई है हमारे वहाँ जी, क्या कहते हैं, हम और पापा क्या कहते हैं सो रहे थे। रात में वही 12-1 बजे के बाद, मतलब चोरी 12-1 बजे तक हम जगे, टीवी देख रहे थे। फिर उसके बाद में पता नहीं अचानक से मतलब नींद आ गई तो सो गए। इसके बाद में कुछ पता ही नहीं चला। और क्या कहते हैं, सब सारा मतलब जितना भी जेवर था हमारा, कम से कम हमारी अभी जल्दी शादी हुई है, 1 साल हुए, तो 5-6 लाख का हमारा जेवर था। और मम्मी का जेवर था 5-6 लाख का। मम्मी का कितने का था जी? 5-6, मतलब पहले का तो ज्यादा ही का होगा। और क्या कहते हैं, पापा के 50-60 हजार रुपए जैसे रखे थे, वो अपने लिए कहीं उधारी देना था, तो उनका भी सारा उठा गया यही सब। और क्या कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, भाई ये पुलिस यही सब छानबीन कर रही है। कुल मिलाकर के कितने लाख की चोरी हुई है जी? कुल मिलाकर के क्या कहते हैं 20-25 लाख के करीब गई है चोरी जी। नगद रुपए भी थे उसमें। नगद कितना था? नगद 50 हजार के लगभग था। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।